नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा और जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं या पीआईबी में जो आर्टिकल्स दिए हुए होते हैं या एडिटोरियल्स हैं, उन सबसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, फैक्ट्स हैं, कोड्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इवन डायग्राम्स हैं, उनका कैसे हम आंसर राइटिंग में इफेक्टिवली यूज करें, चाहे वो जीएस के आंसर राइटिंग हो, चाहे ऐसे हो या मुहावरों के वाक्य प्रयोग हो। तो इन सब का जब हम इफेक्टिव यूज करना सीख जाएंगे और मिनिमम इनपुट में हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, तो आज की वीडियो के थ्रू हम यही जानेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं जिससे कि आप लोग इस वीडियो का बहुत अच्छे से यूज कर सकें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए कि प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी आप अपना प्रीलिम्स का एग्जाम देकर आओ तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली जैसे आप एग्जाम दे के आए और उसी समय आपको अपनी गलतियों को नोट डाउन करना है एक पेज पे। ये जो आपकी गलतियां हैं वो दो कंटेक्स्ट में नोट डाउन करनी है। एक कि एग्जाम में आपने क्या सिली मिस्टेक्स की, दूसरा आपने क्या किया कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा होता है, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, कि आपको किस तरह से उसे पढ़ना है। मतलब आप पास्ट में जाओ और अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई करो कि मुझे इस तरह से पढ़ता तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता। तो ये सारी गलतियां आपको एक पेज पे इमीडिएटली नोट डाउन करनी होती हैं। कई लोगों ने मुझे सेंड भी किया था। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस के टाइम पे देखो, जब आप मेंस लिखोगे इस साल, तो मेंस लिखते लिखते आपको एहसास होगा कि यार मैं इस तरह से पढ़ता ना तो मैं और अच्छा मेंस लिख पाता या लिख पाती। तो जो चीज़ें मैंने एनालाइज की मेंस लिखते टाइम पे कि क्या क्या गलतियां रही मेरी, उनको मैंने फाइंड आउट किया। उनमें से जो एक सबसे बड़ी गलती थी, उसी गलती को मैंने सुधारते हुए इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया और जो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, इससे ना आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। ट्रस्ट करना, और आंसर राइटिंग एक आर्ट है, एक स्किल है। ठीक है ना, इट इज़ नॉट अ वन डे अफेयर कि आपने आज सीखा और कल उसे रिप्रोड्यूस कर दिया। नहीं, इसमें टाइम लगेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। और एक और चीज़, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो वो परेशान ना हो। यहाँ पे सामने कंटेंट आपका इंग्लिश में ज़रूर लिखा है, बट मैं हिंदी में ही डिलीवर करूँगा। तो जो मैं बता रहा था आपको कि मेंस के टाइम पे कि आप जब लिख के आओगे तो आपको कई सारी गलतियों का एहसास होगा कि यार इतने बड़े बड़े एडिटोरियल्स हमें क्या पढ़ने चाहिए, क्या 2-2 घंटे 3-3 घंटे की जो एडिटोरियल्स की क्लासें होती हैं वो सुननी चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूँगा बिग नो। देखो, हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एक चीज़ है जो हमें अगर कुछ पता है तो उसको हम जीएस 1 में, 2 में, 3 में, 4 में सब जगह कैसे यूज कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। जिसको ये आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप आज की वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जानोगे कि आपका आंसर कैसे ऑर्गेनिक बनेगा, यूनिक बनेगा और इनोवेटिव बनेगा, और आयोग इस चीज़ को रिवार्ड करता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया मेंस की आंसर राइटिंग की कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं उसमें। ठीक है, अच्छा आप देखिए, जो 1500 नंबर का मेंस होता है ना, उसमें से 600, अगर आपने थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ रखा है, एक बार एटलीस्ट देख रखा है, 2 बार देख रखा है और आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद हैं, तो 600 से 700 तक आप डिसेंट स्कोर ला सकते हो। बट 700 से अगर आपको एक नंबर भी बढ़ाना है तो आपको स्किल पे काम करना होगा कि कैसे हम मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा फैच कर सकते हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। और ये 600 से 700 है तो एटलीस्ट आपको एक बार सिलेबस तो देखो पढ़ना पड़ेगा, और जीएस 1 2 3 का थॉरोली, जिससे कि आप यहाँ तक पहुँच सको। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में हम अपने सिलेबस के कुछ कुछ पार्ट्स को भी कवर करते हुए चलेंगे, कैसे किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, और आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और अगर आपको पसंद आएगा तो क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू रखते हैं। आपका रेस्पॉन्स बहुत डिपेंड करेगा कि आपका रेस्पॉन्स कैसा आता है। यूट्यूब की जो भी मैकेनिज्म है उसके थ्रू आप बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू, शेयर के थ्रू, जो भी आपको पसंद अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना कि एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जो भी यूपी पीसीएस ने अभी तक पीवाईक्यू पूछे हैं उनको ना रीड करते रहिए कि क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया। तो आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा, अच्छा ये चीज़ें पूछी गई हैं, और जो मैं आज आपको बता रहा हूँ उससे आप क्या लिंक कर पा रहे हो कि कहाँ कहाँ फिट हो रही हैं, कहाँ फिट नहीं हो रही हैं। ठीक है, दूसरा, जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे ना तो आपको दोनों व्यूज देने होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब एक काउंटर व्यू और एक पॉजिटिव व्यू। तो जब आपको निगेटिव व्यू देना होता है, अगर पूछा गया है तो उसका वेटेज ज़्यादा रखना होता है, और जब नहीं पूछा जाता तब भी आपको 1-2 पॉइंट देने होते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, अपने आंसर्स को बैलेंस करते हुए लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे।
इसके अलावा देखो मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बताई थी सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस को आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है, उसको आपको लिखना है अपने हाथ से और ऑडियो फॉर्मेट में भी रिकॉर्ड करना है। कई लोगों ने मुझे सेंड भी किया था। अब क्या होगा, उनकी बाउंड्री तय हो गई कि पढ़ते समय क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी। इतने बड़े बड़े एडिटोरियल्स होते हैं, क्या पढ़ने हैं हमें, नहीं पढ़ने, मतलब कुछ पढ़ने भी हैं कुछ नहीं पढ़ने। तो ये चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली तय हो जाती हैं जब हम सिलेबस हमें पूरा याद होता है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि आपको डेली, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, आपको एक एडिटोरियल मिनिमम डेली पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी लैंग्वेज पे कमांड आ जाती है। मान लो हिंदी लैंग्वेज के आप स्टूडेंट हो तो हिंदी पे आपकी कमांड अच्छी आने लगेगी। तो एक एडिटोरियल आपको डेली पढ़ना है और वो फाइंड आउट कर लेना कि कौन सा हमारा एग्जाम ओरिएंटेड एडिटोरियल आया हुआ है, उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसका फोटो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, मेरी पर्सनल आईडी पे, मैं आपको बता दूंगा भाई इसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम। देखिए आज का पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूज़पेपर से और पीआईबी से यहाँ की कुछ कुछ चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, तो देखिए अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में क्या आया था कि केरल के किसी टेम्पल में आपको अगर एंट्री करनी है, कुछ साउथ इंडिया के ऐसे टेम्पल्स हैं स्पेशली केरल के, वहाँ पे आपको शर्ट उतार के जाना पड़ता है। तो आप अब देखिए कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं, क्या क्या वैल्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं। तो देखिए ये तो मान लो किसी टेम्पल का सोशल कस्टम हो गया, सोशल कस्टम मतलब रीत रिवाज हो गया वहाँ का। ठीक है, अब ये रीत रिवाज क्या मॉडर्न और प्रोग्रेसिव वैल्यू के फेवर में है या अगेंस्ट में है? तो मैं कहूँगा कि मॉडर्न और प्रोग्रेसिव वैल्यू के अपोज करता है ये सोशल कस्टम। क्यों? क्योंकि मॉडर्न प्रोग्रेसिव वैल्यू क्या कहती है कि आपके पास वॉइस भी होनी चाहिए और आपके पास चॉइस भी होनी चाहिए, चॉइस के हम शर्ट पहन के जाएं या ना जाएं। ठीक है, तो ये सोशल कस्टम इसके अगेंस्ट में है। तो आपके लिए ये फ्रेमवर्क बन गया सोशल कस्टम वर्सेज मॉडर्न वैल्यूज। इस फ्रेमवर्क के थ्रू आप कोई भी ऐसी चीज़ देखते हो, ऐसे रीत रिवाज जो कि मॉडर्न और प्रोग्रेसिव वैल्यू के अगेंस्ट में है, तो आप एक हेडिंग बनाई और उसके थ्रू ये एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कैसे लिंक होता है हमारे एग्जाम से। देखिए इंडियन सोसाइटी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन सोसाइटी में क्या क्या कॉन्टिन्यूटी है और क्या क्या चेंज है। ठीक है, तो चेंज कहाँ होगा? चेंज दो प्रोस्पेक्टिव में हो सकता है कि ऐसे कोई सोशल इविल्स या सामाजिक कुरीतियां जिनको हमने खत्म कर दिया, उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारी सोसाइटी में चेंज हो रहा है। कुछ कॉन्टिन्यूटी जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारी समाज में अभी भी कॉन्टिन्यूअस हैं। ठीक है, जैसे नमस्ते कल्चर है, हमारे समाज का शुरू से पार्ट है, तो अब हम नमस्ते कल्चर को हम और प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इंडियन सोसाइटी में जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे भी लिख सकते हो कि कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्टिव वैल्यू हमारे सामने आ रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे सती है, सती सोशल कस्टम का पार्ट था, बट मॉडर्न वैल्यू के अगेंस्ट में था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता था उसमें। डॉरी है, तो ये सब सोशल कस्टम के पार्ट हैं बट मॉडर्न प्रोग्रेसिव वैल्यू के अगेंस्ट में है। तो इस तरीके से हमको एनालाइज करना है और ये एक फ्रेमवर्क है, सोशल कस्टम वर्सेस मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव वैल्यूज। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे चलते हैं। अच्छा, ये GS4 में भी आप यूज कर सकते हो कई जगह। GS4 में जब हमारी सोसाइटी से रिलेटेड कोई एथिकल बात आती है तो देखिए यार, किसी की आप शर्ट उतरवा दे रहे हो और उससे कह रहे हो फिर आप मंदिर में जाओ, तो एक अनएथिकल प्रैक्टिस हुई ना ये। ठीक है, बट सोशल कस्टम है बट अनएथिकल है। क्लियर? तो ये एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब देखो कोऑपरेटिव्स किस पे काम करते हैं, प्रॉफिट पे कि वैल्यू पे? आप खुद सोचिए। वैल्यू पे काम करते हैं। किस पे? वैल्यू पे। कंपनी किस पे काम करती है? प्रॉफिट पे काम करती है। कोऑपरेटिव्स किस पे काम करते हैं? वैल्यू पे काम करते हैं। किस वैल्यू पे? इनका जो विजन होता है वो एक कॉमन विजन होता है कि शेयर्ड फ्यूचर होना चाहिए, साझा भविष्य की बात करते हैं ये। कंपनी क्या करती है? अपने अपने फायदे की बात करती है। तो फिर आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया, प्रॉफिट वर्सेस वैल्यू। ठीक है, अब कोऑपरेटिव्स किसके लिए काम करते हैं? प्लेनेट के लिए काम करेंगे, फार्मर्स के लिए काम करते हैं, कंज्यूमर्स के लिए काम करते हैं। अब प्लेनेट के लिए कैसे? कि कोऑपरेटिव्स हर चीज़ को इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज करते हैं कि उनका जुडिशियस यूज किया जा सके। फार्मर्स को कैसे? जैसे अमूल है, अमूल के कोऑपरेटिव्स बन गए अमूल के लिए। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ा दी, फार्मर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ गई और फार्मर्स को टाइमली पेमेंट मिलने लगा। तो ये चीज़ें फार्मर्स के लिए भी बेनिफिट हो गई। अब कंज्यूमर्स को कैसे फ़ायदा हो रहा है? कंज्यूमर्स को चीप मिल रहा है, चीप प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे अमूल है, दूध सस्ते दामों में मिल जा रहा है। तो कुल मिला के कोऑपरेटिव्स क्या करता है, प्लेनेट के लिए और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फार्मर्स और कंज्यूमर्स बनाए, तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और जिससे भी रिलेटेड कोऑपरेटिव्स है उन सबको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो ये एक फ्रेमवर्क आपके लिए क्लियर हुआ। अब इसको आप कैसे यूज करोगे? देखो GS2 में इसको यूज कर सकते हो।
GS2 में कैसे यूज कर सकते हो, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप एक मतलब हम कह सकते हैं इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, बट अलग होते हैं। तो यहां पे हम एक एज एग्जांपल डाल सकते हैं। इसके अलावा देखो कोऑपरेटिव्स इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस साल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत बड़ा लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम चला रहे हैं, वो भी कोऑपरेटिव्स की मदद से। इसके अलावा कोऑपरेटिव्स क्या करते हैं, ये जो कोऑपरेटिव्स के मेंबर्स होते हैं सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, मतलब होमोजीनियस होते हैं। तो इनका एक जो विजन होता है ना वो काफ़ी कॉमन होता है, ठीक है। तो हमारा एक क्लियर हुआ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इसे GS2 में हम यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं और अमूल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगले पे देखते हैं। देखिए यमन में क्या हुआ कि एक लड़की को डेथ सेंटेंस दिया गया, उसका नाम था निमिषा प्रिया और वो कहाँ की रहने वाली थी, केरल की रहने वाली थी। अब उनको डेथ सेंटेंस क्यों दिया गया ये ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ब्लड मनी का, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले डेथ सेंटेंस क्यों दिया गया आप थोड़ा सा समझ लीजिए बस, कि थोड़ा आपको पता लग जाए, जिससे याद रहे चीज़ें। इनके एक पार्टनर थे, उनके साथ उन्होंने यमन में हॉस्पिटल स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब इनकी बनी नहीं अपने पार्टनर से, तो उन्होंने उनको ड्रग्स वगैरह दे दिए और उनकी मौत हो गई, तो इसलिए यमन के कोर्ट ने इनको डेथ सेंटेंस दे दिया। अब यमन की सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट है ब्लड मनी का सॉरी, ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि वहां पे एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है कि आप बातचीत करके नेगोशिएशन करके आप सेटलमेंट कर सकते हो, पैसे वगैरह दे दो और आपके डेथ सेंटेंस वगैरह फ्री हो जाओगे। तो एक ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब आपने देखा यमन की सोसाइटी में ब्लड मनी लीगल है, ठीक है, वहां की सोसाइटी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बट क्या ये एथिकल है? नहीं, अनएथिकल है। तो इसके लिए देखो डायग्राम यूज करते हैं हम एथिक्स में। और एक चीज आपने देखा होगा लॉ वर्सेस एथिक्स, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है GS4 में, UPSC में भी और UPPCS में, तो वहां पे ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। अब देखते हैं, जैसे एक डायग्राम है आपके सामने, जैसे ये लिखा है लीगल, ये लिखा है इलीगल, ये लिखा है एथिकल और ये लिखा है अनएथिकल। अब आप खुद सोचिए ब्लड मनी क्या है, लीगल है यमन सोसाइटी में, बट क्या एथिकल है? नहीं। तो मैंने कहां पे लिख दिया, अनएथिकल लिखा है, ये लीगल लिखा है, तो ब्लड मनी यहां पे लिख दिया। अब मैं आपसे बात करता हूं डॉरी क्या है, डॉरी अनएथिकल है और इंडिया में इलीगल भी है, डॉरी प्रोविजन एक्ट है, तो डॉरी यहां लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं चाइल्ड मैरिज अनएथिकल है और इलीगल है, तो वो यहां लिख दिया। अब बात करें अगर अबॉर्शन की, ठीक है, गर्भपात की बात कर रहा हूं, तो अबॉर्शन इलीगल है, इलीगल है, हमारे यहाँ अबॉर्शन नहीं करा सकते, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, उसके अलावा हम अपने मन से अबॉर्शन नहीं करा सकते, तो इलीगल तो है, बट क्या ये एथिकल है या अनएथिकल है? भाई किसी की जान जा रही है और आप उसे अबॉर्शन कराने से मना कर रहे हो, तो वो अनएथिकल हो गया ना। तो इसलिए अबॉर्शन क्या होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, बट हमारे यहाँ ये इलीगल है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम एग्जाम में डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं जब लॉ वर्सेस एथिक्स पे क्वेश्चन आता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके, जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो इस फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश करिए। क्लियर? तो ये हुआ, आगे चलते हैं। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको आपको यूज करना है, समझिए। देखिए COP29 कहां पे हुई, बाकू। बाकू किसकी कैपिटल है? अजरबैजान की कैपिटल है। अब देखिए आप सबको ये तो पता ही होगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि क्लाइमेट चेंज के लिए इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं। तो सबसे मेन इशू आ रहा है कि पैसा नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये कहा जाता है कि ये पैसा और टेक्नोलॉजी किसके पास है? डेवलप्ड कंट्री के पास है। और देना किसको है? डेवलपिंग कंट्रीज को देना है। अगर डेवलप्ड कंट्री पैसे को और टेक्नोलॉजी को डेवलपिंग कंट्री को दे दें तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, ऐसा मानना है। बट डेवलप कंट्री इसके लिए इच्छुक नहीं है। तो ये फ्रेमवर्क अपने दिमाग में रखिए कि क्लाइमेट चेंज, एक रीजन आपको पता लग गया कि क्लाइमेट चेंज को हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, ग्लोबल वार्मिंग को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, क्योंकि डेवलप कंट्री चाहते ही नहीं है कि अपनी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दें। क्लियर? अब एक रिपोर्ट और न्यूज में आई थी, आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट। आईपीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट क्या कहती है, एक सेकंड रुकना। हाँ, आईपीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट ये कहती है कि अगर पैसा और कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्षमता और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर इन 3 चीजों को यूज किया जाए प्रॉपरली, और है किसके पास? डेवलप कंट्री के पास, और वो डेवलपिंग को अगर दे दी जाए टाइमली और उनकी क्षमता भी विकास किया जाए, तो जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशन है, एंथ्रोपोजेनिक एमिशन मतलब जो होता है जो ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी रिपोर्ट को आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो, GS3 में भी यूज कर सकते हो,
और इवन GS4 में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आप सारे जहाँ भी क्लाइमेट आपको दिखता है ना, इस रिपोर्ट को यूज़ करना है कि IPCC की 6 रिपोर्ट असेसमेंट रिपोर्ट ये बोलती है कि कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी जाए, फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया जाए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर दी जाए डेवलपिंग कंट्री को, तो हम ग्रीन हाउस एमिशन के जो एमिशन है या CO2 का जो एमिशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं पर एक कोट आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखो हिंदी में भी बोलूंगा कोट को, इंग्लिश में भी। प्रकृति रक्षति रक्षिता। प्रकृति तो आप लिख लोगे, रक्षति RAKSHATI रक्षति, और रक्षिता RAKSHITA। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचर प्रोटेक्ट्स इफ प्रोटेक्टेड। मतलब अगर आप नेचर को प्रोटेक्ट करोगे तो नेचर आपको प्रोटेक्ट करेगी। प्रकृति रक्षति रक्षिता, ठीक है। ये आप एनवायरमेंट में कहीं भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप खुद सोचिए कि DPSP में आर्टिकल 48 में एनवायरमेंट की बात की गई है, ठीक है। 51A क्लॉज G में बात की गई है एनवायरमेंट की। तो यहाँ पे तुरंत लिंक करिए, अपने नोट्स में लिखिए, जब भी एनवायरमेंट का क्वेश्चन आए। IPC की 6 रिपोर्ट आपको पता लग गई, उसने क्या बोला है, 48 का यूज करना है, 51A क्लॉज G का यूज करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या है, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस। देखो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस को लेके एक रिपोर्ट निकाली प्यू रिसर्च सेंटर ने। ये एक वेस्टर्न थिंक टैंक है, स्पेशली USA बेस्ड थिंक टैंक है। इसने एक सोशल होस्टिलिटी इंडेक्स निकालता है, ठीक है। उस होस्टिलिटी इंडेक्स में ये कहा गया कि इंडिया में रिलीजन बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा है। रिलीजन के बेसिस पे मॉब वायलेंस भी हो रहा है, टेररिज्म भी हो रहा है, मिलिटेंट एक्टिविटी भी हो रही है। तो कुल मिला के इंडिया क्या शो कर रहा है कि इंडिया में रिलीजन बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा है। ये किसने हाईलाइट किया? सोशल होस्टिलिटी इंडेक्स ने हाईलाइट किया, ठीक है। अब आप ये समझिए कि इस टॉपिक को आप कहाँ यूज कर सकते हो। तो देखो आपके GS1 में सेकुलरिज्म टॉपिक है, कम्युनलिज्म टॉपिक है, वहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए होस्टिलिटी बढ़ती कब है? जब फंडामेंटलिज्म प्रमोट होता है। क्या? फंडामेंटलिज्म। ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में है। जब एक धर्म के लोग ये सोचते हैं कि दूसरे धर्म के लोग उनसे ज़्यादा, मतलब एक धर्म के लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा वो सुपीरियर हैं और दूसरे धर्म के लोग इन्फीरियर हैं, उनके व्यूज़ सबसे ऊपर रखे जाएंगे, दूसरे धर्म के व्यूज़ नीचे रखे जाएंगे, तभी फंडामेंटलिज्म, कट्टरवाद की प्रवृत्ति का जन्म होता है। इसी की वजह से क्या होता है? होस्टिलिटी आती है, द्वेष आता है, एंगर आता है। तो अब जब एंगर आएगा तो एंगर से रिलेटेड एक कोट और आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि जब आपको अगर एंगर आ रहा है ना, इसका मतलब कोट ये था कि यू आर पनिश्ड नॉट फॉर योर एंगर। मतलब आपको गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से आपको एंगर, मतलब उसकी वजह से आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, रेदर देन यू आर पनिश्ड बाय योर एंगर। ये किसने बोला? गौतम बुद्धा ने बोला। आपको गुस्सा आ रहा है, वो एक इमोशंस है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आपको पनिशमेंट आपके एंगर के द्वारा ही मिलेगा। जैसा आपने कई बार देखा होगा, जब आपको गुस्सा आता है तो कई बार आपका ही नुकसान हो जाता है। जैसे एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, उनको गुस्सा आया, उन्होंने दीवार में मुक्का मारा तो उनका हाथ टूट गया। हाथ टूटने की वजह से क्या हुआ? वो क्रिकेट नहीं खेल पाए, ठीक है। तो नुकसान किसका हुआ? एंगर में। मतलब उनके एंगर की वजह से वो खुद पनिश हो गए। इसलिए गांधी जी भी यहाँ पे अपने व्यूज देते हैं कि एंगर एक इमोशंस है जिसको प्रॉपर्ली चैनलाइज करना चाहिए। तो यहीं पे कैलाश सत्यार्थी का नाम भी निकल के आता है। कैलाश सत्यार्थी ने ये कहा था कि देखो गुस्सा तो मुझे आता है, बट ये मेरा सबसे बड़ा वेपन है, इसी को यूज करके मैं बचपन बचाओ आंदोलन चला पाया हूं। जब भी मैं किसी बच्चे चाइल्ड लेबर देखता हूं तो मुझे गुस्सा आता है, अब उस एनर्जी को मैं चैनलाइज करता हूं। तो यहीं पे एंगर से एक इमोशन है, इसको हमें इफेक्टिवली और प्रॉपर्ली यूज करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि एंगर के अंदर बहुत एनर्जी होती है। अब उस एनर्जी को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो हमने यहां से 3-4 चीजें देख ली कि सोशल होस्टिलिटी इंडेक्स के थ्रू इंडिया को बैड लाइट में शो किया गया। अब देखो ये इंडेक्स वेस्टर्न बेस्ड है तो इंडिया को तो बैड लाइट में शो करेगा, तो हमें ये पॉइंट भी लिख देना है इसके काउंटर आर्गूमेंट में कि भाई इंडिया को बैड लाइट में शो किया जा रहा है इस इंडेक्स के थ्रू। ये यहां तक क्लियर हुआ। फिर हमने एंगर पे बात की, गौतम बुद्धा का कोट देखा कि पनिश्ड, यू आर पनिश्ड नॉट फॉर योर एंगर, रेदर यू आर पनिश्ड बाय योर एंगर, ठीक है। उधर हमने गांधी जी की भी बात की और कैलाश सत्यार्थी की भी बात की। क्लियर हो गया? तो ये सेकुलरिज्म के टॉपिक से रिलेटेड है। आप इसे 4 में भी यूज कर सकते हैं, 1 में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए डिसेंट इज अ सेफ्टी वॉल्व इन डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी में डिसेंट एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। तो डिसेंट क्या होता है कि किसी भी इशू पे डिफरेंट ओपिनियन आए, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? डिसेंट बोल सकते हैं। डिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। आपको अपनी ओपिनियन रखने का अधिकार है, बट उसके पीछे लड़ाई करने लोगों, धक्का मुक्की करने लोगों नहीं, आप पीसफुली अपने व्यूज को रख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में डिसेंट एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, क्योंकि इससे व्यूज
और काउंटर व्यूज दोनों को शो किया जा सकता है। अब जब डिसेंट होगा डेमोक्रेसी में तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है सिंथेसिस, एंटी सिंथेसिस, सॉरी एक बार रिपीट कर रहा हूं, थीसिस, एंटीथीसिस और फिर सिंथेसिस। ठीक है, थीसिस मतलब एक व्यू आया, उस व्यू के अगेंस्ट में जो व्यू आया उसको एंटीथीसिस बोला। अब इन दोनों का मिक्स करके क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया। ठीक है, इसलिए जब ये सिंथेसिस क्या होगा, ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा। सिंथेसिस व्यू मतलब दोनों का काउंटर और पॉजिटिव व्यू मिला के निकल के आया है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, इसी को हम पार्लियामेंट्री की डिबेट डिस्कशन में यूज़ करना चाहिए जब आप डिसेंट को अलाउ करोगे। ठीक है, अब क्या होता है, हमारी जुडिशरी में भी डिसेंट है। तो आपने देखा होगा जुडिशरी में जब डिसेंट होता है तो इसका मतलब जैसे मान लो 5 जज की कोई बेंच बैठी है, उसमें जो मेजोरिटी जजमेंट होता है वो तो हमारा माना जाता है, लेकिन जो कोई अगर मान लो 5 में से 4 जज ने एक ही डायरेक्शन में, एक ही फेवर में जजमेंट दिया तो वो माना जाएगा। लेकिन जो एक जज है मान लो उन्होंने कुछ और जजमेंट दिया तो उसको शो किया जाता है, बताया जाता है, बट वो माना नहीं जाता। तो उसको जो शो किया जाता है इसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहीं पे जुडिशरी में जो डिसेंट का कॉन्सेप्ट है उसको देखो एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जा रहा है और उसको हाईलाइट भी किया जाता है कि ये व्यू भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें पता लगेंगी और उन व्यूज को हम अपनी आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। इसलिए मैंने इस आर्टिकल को पूरा पढ़ा और इसके पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए और आप भी नोट डाउन कर लेना और बाकी मैं इसकी पीडीएफ ना टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं एडीएम जबलपुर केस। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल डिसेंट की। तो पॉलिटिकल डिसेंट में आपको क्या समझना है कि एक केस आया था इमरजेंसी के टाइम पे, एडीएम जबलपुर केस 1976 में। ठीक है, इसमें यह कहा था इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जा सकता है और यह जस्टिफाइड है। ठीक है, बट एक डिसेंटिंग जजमेंट इसी समय आया कि नहीं, उसी समय जो जज थे उनमें से एक जज ने यह कहा, जहां तक मुझे याद है एचआर खन्ना जी थे, उन्होंने ये कहा कि भाई किसी भी कीमत पर आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते, ये तो बेसिक राइट्स है यार ह्यूमन डिग्निटी का, इसको सस्पेंड नहीं करना है। तो इस डिसेंटिंग जजमेंट को भी हाईलाइट किया जाता है, बट एक्चुअली में एडीएम जबलपुर केस में ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, स्टार के थ्रू जो बनाया हुआ है वो एक्चुअल जजमेंट है और ये डिसेंटिंग जजमेंट है। क्लियर, तो हमें ये पता लग गया कि जुडिशरी की उस समय ओपिनियन क्या होती थी। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे देखो कि अभी रिसेंटली सीता सोरेन केस 2023 में हुआ था। इस केस को जानने से पहले आप ये समझिए पीवी नरसिम्हा राव केस को समझते हैं। ये 1998 में हुआ था। इसमें यह कहा गया था अगर कोई भी पार्लियामेंट्रियन क्या करता है, ब्राइब लेता है, मतलब रिश्वत लेता है और वोट देने के लिए पार्लियामेंट में, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का पार्ट है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का पार्ट मतलब कि वो इम्यून है, उस पर कोई भी केस नहीं चलेगा। ठीक है, बट रिसेंटली सीता सोरेन केस में क्या कहा गया कि भाई ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं है कि आपने अगर पैसा लेके वोट दे रहे हो ना तो आप पे केस चलेगा, आप इम्यून नहीं हो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंदर। तो आपको सबसे पहले यहां पे ये बताना है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के आर्टिकल कौन से हैं। और देखो यार, जो पूछूं वो कमेंट करके जरूर बताना कि इसके आर्टिकल्स आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं। तो देखिए प्रिविलेज किसके अगेंस्ट में हो सकता है, इक्वलिटी के अगेंस्ट में। प्रिविलेज वर्सेस इक्वलिटी। इक्वलिटी किस में बात की जाती है, आर्टिकल 14 में बात की जाती है। ठीक है, अब प्रिविलेज क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम पार्लियामेंट्रियंस को देते हैं। तो ये इक्वलिटी, मैं बस व्यूज बता रहा हूं, इक्वलिटी के अगेंस्ट में हो सकते हैं प्रिविलेज। ठीक है, जैसे यहां पे आप रिश्वत तो ले रहे हो बट रिश्वत लेके आप वोट दे रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको पहले सही मानता था, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये सही नहीं, यहां पे तो केस चलेगा। तो प्रिविलेज वर्सेस इक्वलिटी एक फ्रेमवर्क आपके सामने बन के आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको एथिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं। ब्राइब लेना तो भाई अनएथिकल बात है ना, सुप्रीम कोर्ट उस समय इसको तो सही मानता था, बट एक्चुअली में ये तो अनएथिकल कंडक्ट है पार्लियामेंटेरियन की तरफ से। इससे क्या होगा, क्रॉनी कैपिटलिज्म प्रमोट होता है। क्रॉनी कैपिटलिज्म मतलब कि मान लो पार्लियामेंटेरियन को किसी ने वोट दे दिया, किसी बिजनेसमैन ने, और अपने फेवर में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, तो इससे क्रॉनी कैपिटलिज्म प्रमोट होता है। और इसमें अनहोली नेक्सस, एक कीवर्ड है, अनहोली नेक्सस बन जाता है। किस किस का, पार्लियामेंटेरियन का, ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिशियंस का। तो ये इस नेक्सस की वजह से क्या होता है, ओवरऑल हमारी डेमोक्रेसी डिरेल हो जाती है। क्लियर हुआ यहां तक, आगे चलते हैं। अब देखो करप्शन की भी, ये करप्शन के टॉपिक से भी आप लिंक कर सकते हो इसे। चलो आगे चलते हैं। अब सोशल डिसेंट की बात करते हैं। हमने अभी तक पॉलिटिकल डिसेंट किया, अब सोशल डिसेंट। सोशल डिसेंट मैंने अभी आपको बताया, सिंपल डिसेंट क्या होता है, किसी भी एक इशू पे डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, डिसेंट बोल सकते हैं। अब देखिए सायरा बानो केस हुआ था, आपने इस केस को बहुत सुना होगा, 2017 में। इसमें क्या कहा गया था, जो स्टार बना के वो एक्चुअल जजमेंट है कि ट्रिपल तलाक
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। अगर मैं यहीं आपसे ये कहूं कि एक डिसेंटिंग जजमेंट आया था, उसमें ये कहा गया था भाई ये तो इस्लामिक प्रैक्टिस का इंट्रीगल पार्ट है, इंट्रीगल पार्ट मतलब उसका इनबिल्ट है इस्लामिक प्रैक्टिस के अंदर, तो ये फंडामेंटल राइट को तो भाई वायलेट नहीं करता। जबकि एक्चुअल जजमेंट में क्या कहा गया कि वुमेन की डिग्निटी को, वुमेन की मॉडेस्टी को ये वायलेट करता है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हमें दोनों व्यूज पता लग गए। जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो इन दोनों व्यूज को हमें हाईलाइट करते हुए लिखना है। क्लियर? अब एक चीज बताओ, जब हम दोनों व्यूज को एक साथ रख रहे हैं, व्यूज को और काउंटर व्यूज को, इसका मतलब सोसाइटी में टॉलरेंस है, हम एक दूसरे के व्यूज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, टॉलरेंस तब तक अच्छा है अगर कोई अच्छी चीज है उसके लिए, बट अगर किसी गलत चीज को आप टॉलरेट कर रहे हो तो वो क्या है? क्राइम। यही मुझे कोट याद आता है थॉमस मान का, एक बार चेक कर लेना, थॉमस मान का कोट है। यहां पे थॉमस मान ने कहा था कि टॉलरेंस अप्लाइड टू इविल इज अ क्राइम। आई रिपीट, टॉलरेंस अप्लाइड टू इविल, इविल मतलब बुराई, किसी भी बुराई के लिए आप टॉलरेंस दिखा रहे हो तो इट इज अ क्राइम। क्लियर यहां तक? तो ये हमने सायरा बानो केस समझा। इसके बाद देखो रिसेंटली हिजाब कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ये भी सेकुलरिज्म के टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था, आइशत सैफ केस 2022। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है, इस रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है, इसका मतलब आप घर पे अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करो, आपको हिजाब पहनना है अपने घर पे पहनो। देखो क्लासरूम में आप जा रहे हो और हिजाब पहन के जा रहे हो तो वो अलाउ नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, बट एक डिसेंटिंग जजमेंट आया, उस डिसेंटिंग जजमेंट में क्या कहा गया कि बेसिकली सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म क्या है? डाइवर्सिटी पे बेस्ड है, प्लुरलिटी पे बेस्ड है, टॉलरेंस पे बेस्ड है। तो किसी भी धर्म की अगर कोई एसेंशियल प्रैक्टिस है तो उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, रेदर देन उनको बैन कर देना चाहिए। तो ये डिसेंटिंग जजमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे हिजाब कंट्रोवर्सी में एक्चुअल जजमेंट ये था, ये डिसेंटिंग जजमेंट था। तो हमें दोनों व्यूज पता लग गए। देखो कभी भी आपको कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व करना है या कोई भी चीज़ सॉल्व करनी है तो आपको दोनों पार्टीज के बारे में पता होना चाहिए। आप अगर एक पार्टी को सुन के अगर आप जस्टिस दे रहे हो ना या डिसीजन दे रहे हो तो वो कभी भी जस्ट नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा सोशल डिसेंट कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको पसंद आता है कि ये चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल हैं, हमें समझ में आ रही हैं, तो हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। और इनको यूज़ करना भी, देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताते हुए जा रहा हूँ, बट आपको क्या करना है कि इनको नोट्स बनाने हैं और खुद से भी सोचना है। और अगर आपको मिलता है कि इससे बेस्ट इसका यूज हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और टेलीग्राम में भी आप बता सकते हैं कि इस केस का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ नहीं यूज कर सकते। ये आपके आंसर राइटिंग को ना इतना ऑर्गेनिक बना देगा कि सब आप अपने माइंड में लेके चलोगे। नोट्स में तो यार हर जगह अवेलेबल है, बट आपके माइंड में अगर ये चीज़ें फीड हो गई ना तो आपका मेंस क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बट एक चीज़ ध्यान रखना, राइटिंग भी साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों का राइटिंग अच्छा नहीं है वो राइटिंग बहुत साफ करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।